अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अली साजिद, प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद आपको वेलकम करते हैं। कोरोना के पेंडेमिक में देयर इज अक्रॉस द बोर्ड मैंने महसूस किया कौम में थोड़ी सी मायूसी फैल रही है। अल्लाह की रहमत से शायद कोई मायूस होने की कोशिश करे, तो हमने एक सिलसिला कलाम शुरू किया मुकालमा, और ये मुकालमा पाकिस्तान के चीदा चीदा एकेडमिशियंस, चीदा चीदा सेल्फ मेड लोगों के साथ है कि इन्होंने तरक्की कैसे की, इनकी गुफ्तगू में उम्मीद का एलिमेंट कैसे है, और ये इनकी तरक्की के पीछे क्या नुस्खा कीमिया कार फरमा था जिस पे अल्लाह ताला ने इनको तरक्की दी। क्या ये पैदाइशी करोड़पति अरबपति थे? क्या इनके पास सिफारिशें थी? क्या अल्लाह माफ करे किसी गलत तरीके से ऊपर आए? ये एक पब्लिक परसेप्शन है पाकिस्तान में, खासतौर पर नौजवानों का, जो तानासानी और काहली के लिए कुछ ना कुछ लीगल एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। तो आज हमने मद्दू किया है लाहौर के एक नामी ग्रामी, पाकिस्तान के बल्कि नामी ग्रामी एकेडमिशियंस, तालीम से ताल्लुक है इनका, और बहुत बड़ी कुछ कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट है। अमेरिका से पीएचडी हैं डॉक्टर तलत पाशा सर, वेलकम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाजत से जो मैंने आपको देखा है एज ए गुड ह्यूमन बींग, उसके लिए आपके मद्दा तो हम हैं ही, आपकी आजिंग के सारी को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हम्बलनेस के मद्दा हैं और कदरदान है। लेकिन जो आपकी नेशनल लेवल की अचीवमेंट है, आपको एचईसी का बेस्ट टीचर होने का अवार्ड मिला 2015 में, आपको सदर ममलिकत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज दिया। उसके अलावा आप दुनिया की बड़ी बड़ी वेटनरी साइंसेज की एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, फेलोज हैं, और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी सर्जरी के भी आप रहे, साइंसेज के भी आप रहे वाइस चांसलर, और दूसरी वाइस चांसलरशिप भुगता रहे हैं। उसके अलावा एक आपको बहुत बड़ा आपके अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कौम की खिदमत करने का, वो था चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, जहां को आपने एज ए फोकल पर्सन उसको बनाया और उसको दागबिल डाली और एक चश्मा फैज शुरू किया। तो कुछ जिंदगी का थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं, ताकि ये मिसकंसेप्शन खत्म हो गया जी हम करोड़पति को बच्चे ही करोड़पति बनते हैं या बड़ी पोजीशन पे जाते हैं। इस मिसकंसेप्शन को तोड़े मेरे साथ मिलके आज, प्लीज गो अहेड सर। थैंक यू वेरी मच। एक जो इसका बॉटम लाइन है ना जी, वो है एजुकेशन। माशाल्लाह, टर्निंग पॉइंट जो है, जो एजुकेशन है वो लोगों की लाइफ में रेवोल्यूशन लेके आती है, और मेरी लाइफ में भी जो रेवोल्यूशन आया, या हमारी फैमिली में जो रेवोल्यूशन आया, वो थ्रू एजुकेशन आया। मेरे ग्रैंडफादर उधर अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक था, और सारी फैमिली वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर वो टीचर थे, बल्कि एक स्कूल उधर रैया एक जगह उसके हेडमास्टर थे, और उन्होंने मैथ में उन्होंने एक टेक्स्ट बुक भी लिखी थी, वो मैथ की बात है। हाँ जी, जो प्री पार्टीशन। तो वो जो एजुकेशन का फैक्टर था, उनकी वजह से फिर जो उनके मेरे अब्बू 5 भाई थे माशाल्लाह, 5 पढ़े, और मेरे फादर जो है वो वेटनेरियन थे। जब पाकिस्तान बना तो वो फाइनल ईयर में थे, और वो मतलब जो उनकी पाकिस्तान आने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने ग्रेजुएट किया, फिर इधर जॉब की। तो फैमिली में होता ये है जी, आपके भी कि बहनों भाइयों में जो फैमिली में सबसे पहले बेटा आए तो उसकी बड़ी होती है। मेरे फादर से जो बड़े भाई थे उनके इश्यूज नहीं थे, उसके बाद मेरे फादर थे, और मेरी मुझसे बड़ी 3 बहनें थी। आई वॉज द फर्स्ट बॉय इन द फैमिली। तो वो आई वॉज फेवरेट ऑफ ऑल माई अंकल्स एंड जो मेरी आंटीज थी और मेरी ग्रैंड माँ थी, और उनका प्यार था। अभी मुझे लोग पूछते हैं जी कि ये आप पाशा फैमिली से हैं, तो मैं बताता चलूँ जी कि मेरे यहाँ जो पाशा नाम है वो मेरी ग्रैंड माँ ने जो मुझे प्यार से पाशा कहती थी, और इस तरह मेरा नाम तलत नसीर से तलत नसीर पाशा हुआ। तो ये पाशा साहब थे, जनरल पाशा। ये इसमें कोई वो नहीं है जी कि ये कोई हमारा मेरे फादर के नाम के साथ पाशा नहीं है ना बच्चों के। ये
दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ माय नेम। तो मेरे फादर चूंकि जॉब में थे, तो जॉब में आपको पता है कि डिफरेंट आप ट्रांसफर्स होती हैं, तो आई हैव टू गो थ्रू many schools. I started my स्कूलिंग खानेवाल में, एक बहुत अच्छा उस जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जी वो लंच में हमें दूध भी दिया करते थे, और बड़ा अच्छा वो स्कूल था, हसन मॉडर्न स्कूल, उसमें किया। लेकिन क्लास 2 के बाद फादर की ट्रांसफर हो गई किसी और जगह पे। वो एक गवर्नमेंट का लाइस्टॉक फार्म था, उसके वो मैनेजर लगे। तो वो देहात का स्कूल था। वो ऑल टुगेदर ऐसे था कि जी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं उस स्कूल में आ गया कि जहाँ एक टीचर था और 5 क्लासेस थी, और वो एक कमरा था स्कूल का। कुछ क्लासें दरख्तों के नीचे होती थी, कुछ कुछ उधर क्लासरूम में होते थे। वो टीचर एक जो बारी बारी सबको पढ़ाता था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं थे क्लास में, कोई 12 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट। लेकिन वो टीचर बहुत मेहनत कराते थे। और खास तौर पे आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारा 5th का उस वक्त वो एग्जाम होता था, उसके प्राइमरी का वजीफे का इम्तिहान, उसकी उन्होंने तैयारी की, हमने वो एग्जाम दिया, वो स्कॉलरशिप लिया। उसके बाद फिर ट्रांसफर हो गई फादर की। फिर वो जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई, उधर वो प्रॉपर स्कूल नहीं था, तो फिर मैं अपने अंकल के पास रहा। उनके पास मैंने रह कर 2 क्लासें की, और फिर मिडिल का इम्तिहान, मिडिल में भी उस वक्त स्कॉलरशिप का इम्तिहान होता था, वो स्कॉलरशिप मिला। और उसके बाद फादर की ट्रांसफर हो गई जी डेरा गाजी खान से आगे राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह थी फाजिलपुर। तो फाजिलपुर में आई स्टिल रिमेम्बर के उधर मैंने 9th और 10th उधर की। तो हमारा जो 10th का एग्जाम था वो राजनपुर में हुआ। वो ऐसे हुआ कि सारी क्लास बिस्तर बांध के ले गई साथ। एक माह हम राजनपुर एक स्कूल में रहे, और उधर हमने वो एग्जाम हमारा मैट्रिक का हुआ, और बड़ी अच्छा मेरी मार्क्स थे। उसके बाद एडमिशन हो गया डेरा गाजी खान, जो गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान। अच्छा, डेरा गाजी खान में उस वक्त हमें वो कहते थे ये पंजाबी है वो इस किस्म का था कि ये सराइकी है, ये पंजाबी है। एनीवे, तो हॉस्टल में रहा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पूरा साल हमारा बायोलॉजी का टीचर ही कोई नहीं आया, ना कोई बायोलॉजी की क्लास हुई। कैन यू इमेजिन, ये फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश उर्दू की क्लासें होती थी, बायोलॉजी की क्लास ही ये सरकारी अस्पताल था प्राइवेट था? गवर्नमेंट, सरकारी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था नहीं सर। सॉरी, प्राइवेट का तो कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान की मैं बात कर। तो फर्स्ट ईयर के थोड़ी देर पहले ही हमारे फिर फादर की ट्रांसफर हो गई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल आ गया। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल बहुत ही अच्छा कॉलेज था, लेकिन उधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत थे। मेरा आई स्टिल रिमेम्बर के जी मुझे के सेक्शन में दाखिला मेरा हुआ। तो के सेक्शन में दाखिले के बाद जब हॉस्टल की बारी आई, तो उन्होंने कहा जी वो एक ही जगह है। तो वो उस हॉस्टल क्या एक हॉल था, और हॉल में 20 चारपाइयाँ पहले थी, एक चारपाई उन्होंने मेरी डाल दी और वो ऐसे आजकल आजकल कोरोना के आईसीयूज में भी लगता है, अल्लाह ना करे ऐसा हालात ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो चारपाई और नीचे ट्रंक और चारपाई और नीचे ट्रंक, ये वो इस किस्म के वो हॉस्टल थे। ट्रंक में मोटा सा ताला भी होता था। लेकिन वो हॉस्टल उनका मेन बहुत अच्छा था, इसको वो कहते थे बांग्लादेश। वो अलग ही एक बिल्डिंग थी और उसमें हॉल थे, और हॉल में जिनका कोई वाली वारस नहीं होता था वहां फेंक देते होंगे। वो लेट आए ना जी, हम एडमिशन 7-8 महीने बाद वो माइग्रेट करके आए उससे दूसरे से। अच्छा, जब वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम की बारी आई, उस वक्त ये पीपल्स पार्टी का नया नया सिलसिला था, और स्टूडेंट लीडरशिप और ये वो।
और वो स्टूडेंट लीडर ने शोर डाल दिया जी कि हमने इम्तिहान नहीं देना, हमें प्रमोट किया जाए। तो हमें बगैर प्रमोट एग्जाम, उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा जी कि जो क्लास में आएगा पेपर पे अपना नाम लिखेगा, हाजिरी लगाएगा, वो प्रमोट हो जाए। माशाल्लाह। सर ये मैं अपनी ये जब हम बच्चों से बात करते हैं ना तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये कैसी एजुकेशन के सिलसिले से आप आए। एनीवे, तो उसके बाद हम पहला जो मतलब 9th और 10th 2 सालों, सॉरी 11 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो पहला एग्जाम हुआ वो सेकंड ईयर का एग्जाम था। उससे पहले ना कभी कोई टेस्ट, ना कोई प्रमोशन टेस्ट। एनीवे, वो टेस्ट हुआ। फिर आई वाज वेरी लकी कि जी मेरे फादर वेटनेरियन थे और एक गवर्नमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उधर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के वो डायरेक्टर थे। और वेटनेरियन की एक तो हमारी लाइफ शुरू से फार्म्स में हॉर्सेज राइडिंग ये वो, और वो पहले ही एक इंटरेस्ट था। एक अपने ऑलवेज जो बच्चे हैं फादर को इंस्पायर करते हैं, तो शौक था वेटनरी में जाने का। तो वी आर टू ब्रदर, छोटा भाई है उसको शौक था, वो भी राइडिंग का बड़ा शौकीन था और स्पोर्ट्स का, और उसका इंटरेस्ट आर्मी में था। मेरी इधर वेटनरी में एडमिशन हो गया। और वो मैट्रिक के बाद जब वो जूनियर कैडेट थे और वो आर्मी में चला गया, जो तो भी माशाल्लाह जनरल प्रमोट, वो आजकल माशाल्लाह मेजर जनरल है जी आर्मी में। तो वेटनरी में आने के बाद चूंकि अपनी चॉइस और शौक से आए थे, देन आई वाज लकी कि जी हमें यहाँ जो एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छी मिली वेटनरी कॉलेज में, कि एक हमारा एक जो शुरू से एक क्लास कॉलेज का ग्रुप बना, उसमें सारे ही हम वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले आ गए उसमें। और उससे वो जो एक कंपटीशन और एक फिर लाइकिंग, कभी हम फार्म पे चले जाते, उधर जाके प्रैक्टिस करते, कभी क्लिनिक पे कहीं चले जाते, टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है इस सेक्टर में। और उस वक्त हालात ये थे डॉक्टर साहब के, नंबर ऑफ जॉब ज़्यादा होती थी, एप्लीकेंट कम होते थे। हम जब फाइनल ईयर में हमारे अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुए थे, तो जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जाना था उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में थे। कितनी अच्छा ज्यादा ये उस वक्त उसको कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कहते थे, अल मरूफ घोड़ा अस्पताल। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज उसका नाम था जी। एनिमल हस्बेंड्री भी रहा है किसी जमाने में, उससे पहले 60s में। कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी रहा है। तो उस वक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नंबर ऑफ जो पोजीशंस थी वो ज्यादा थी और एप्लीकेंट कम थे। उस वक्त 2 जगह पे वेटनरी होता था, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और एक इधर में, लेकिन ऑल टुगेदर मिला के भी पोजीशन ज्यादा थी और एप्लीकेंट कम थे। और जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर नया नया ये पोल्ट्री का इवॉल्व हो रहा था, तो जिन्होंने प्राइवेट में जाना था वो तो उन्होंने एग्जाम दिया तो साथ ही वो प्राइवेट में जॉब उनकी हो गई। हमारा आगे कोई लकीली वालिद साहब ने कहा जी कि आगे पढ़ना है। उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत कम स्टूडेंट जाते ही नहीं थे, वेरी फ्यू, 2-4 होते थे, 6 मैक्सिमम। बस इसी तरह थे। मेरी यूटी में भी यही हाल था उस वक्त। हमारी 106 की क्लास थी और उसमें से हम मेरा ख्याल 4 लोग थे या दो लोग थे हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन में गए। और मेरा ख्याल है कि वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी उसने हमें पे किया। वो पोस्ट ग्रेजुएशन की वो लाहौर से किया आपने? मैंने लाहौर से किया। और
आई वॉज वेरी लकी अगेन कि जिस टीचर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की वो बड़े रिनाउंड टीचर हैं। वो फीड इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो उसकी डेवलपमेंट है उसकी बुनियादें उन्होंने रखी, और उन्होंने इतना हमें काम करवाया, इतना काम करवाया कि यू कैन नॉट बिलीव कि रात दिन हम डिपार्टमेंट में होते थे, इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम, फीड एनालिसिस, वो फिर वो इंटरनेशनली बड़े रिनाउंड थे, कभी वो किधर जा रहे हैं, हम उनके वो प्रेजेंटेशन है उस वक्त, वो आपको याद है कि वो ओवरहेड प्रोजेक्टर की प्रेजेंटेशनें होती थी, वो प्लास्टिक की शील्ड होती थी। हाँ जी। वो उन्होंने वो जो ट्रेनिंग थी ना जी, प्रोफेसर यकूब मलिक माशाल्लाह अभी हयात हैं, उनसे कल भी मेरी बात हुई, और वो रगड़े ने पे किया आपको, जो रगड़ा मिला था वहाँ उस रगड़े ने जंग उतार दिया सारा। वो जो ट्रेनिंग थी ना पोस्ट ग्रेजुएट की, वो दैट वाज रिमार्केबल। उसने हमें सिखाया जी कि काम करना कैसे है, जो इंडस्ट्री के साथ कैसे आपने डील करना है, कॉन्फिडेंस दिया, प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करने हैं, डाटा कैसे लेना है। वो एक एक्सपेरिमेंट किया, वो हो गया, उन्होंने कहा छोड़ो इसको, फिर नए सिरे से डिजाइन करते हैं। हम डिसार्ट होते थे, वो कहते थे नहीं ये साइंस में ऐसे ही होता है, लेकिन एक्यूरेसी, ट्रूथ, और जो जो सही रिजल्ट्स है और और इल्म की जुस्तजू। हाँ जी। हाँ हाँ, वो उन्होंने दी। उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट पे सिलेक्शन हो गई। मैं उधर जॉब किया एज असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, और मैं उधर ही था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स एडवर्टाइज हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी और लाहौर में भी एट ए टाइम। तो मैंने अप्लाई किया, तो फैसलाबाद में इंटरव्यू हुआ। वो पहले इंटरव्यू हुआ तो मैंने बताया जी कि मैंने लाहौर के लिए भी अप्लाई किया, उसने कहा जी उनका भी इंटरव्यू होगा। तो शाम को उन्होंने मुझे बुलाया, और आई स्टिल रिमेंबर जो वाइस चांसलर थे मियां मुमताज साहब, उन्होंने कहा जी कि वी हैव असेस्ड योर परफॉर्मेंस, सो गिव अस योर चॉइस के जी आप लाहौर जाना चाहते हैं या आप फैसलाबाद रहना चाहते हैं। हमारा वालिदैन का घर, जो फादर मेरे सेटल हुए थे वो फैसलाबाद थे, लेकिन मुझे शौक था अपने उस प्रोफेसर के साथ काम करने का जिससे मैंने एमफिल किया। तो मैंने कहा जी कि मुझे लाहौर पोस्ट कर। फिर हम मलिक साहब के पास आ गए, जो ट्रेनिंग और उसकी गाइडेंस के साथ फिर आप जॉब शुरू की। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन या सक्सेस के लिए बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। मुझे याद है कि मेरी अभी 6 माह जॉब हुई थी, तो तो 2 बार जो ट्रेनिंग, उधर मेरी नॉमिनेशन हुई हॉलैंड की ट्रेनिंग में। तो मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी गया, तो उधर मैंने पूछा रजिस्ट्रार ऑफिस के, मेरी वो ट्रेनिंग हुई थी उसका कोई पता है? वो एक एडमिन ऑफिसर थे, अल्लाह उन्हें गुरु की रहमत करे, फौत हो गया। वो कहने लगे डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग छोड़े, ये तो यूएस एड के बड़े स्कॉलरशिप आए हैं, और उसमें उन्होंने जीआरई और टॉफल के बेस पे उन्होंने कैंडिडेट को लेना है, आप उसकी तैयारी करें। ये जो सीनियर लोग हैं इनसे टॉफल जीआरई नहीं होना, आप लोग ही कर सकेंगे। अच्छा, ये उन्होंने टिप दे दिया। अच्छा आपने टिप डॉक्टर साहब हमें कोई पता नहीं टॉफल क्या होता है, जीआरई क्या होता है। मैं इधर आया, अपने जो 2 क्लोज दोस्त थे उनसे मैंने डिस्कस की कि ये सिलसिला आ रहा है। तो हमारा एक वो दोस्त उधर कैंपस पे ही रहता था। हम 3 दोस्त थे, तीनों ने एक जीआरई की बुक ले ली, और सुबह यूनिवर्सिटी कॉलेज शुरू होता था 8 बजे, और 7 बजे उस दोस्त के घर आ गए। आके तीनों बैठ जाते थे। 1 माह हमने तीनों ने बैठ के तैयारी की,
और जब एग्जाम दिया तो हमारे तीनों के बड़े जबरदस्त मार्क्स आए, माशाल्लाह। और टोफल के भी और जीआरई के भी। टोफल तो खैर फौरी दे दिया, उसकी इतनी तैयारी नहीं की, लेकिन जीआरई बहुत उसकी रिक्वायरमेंट जितनी थी टोफल की, आई स्टिल रिमेम्बर के उस वक्त 550 नंबर चाहिए होते थे, 555 आ गए तो वो पूरी हो गई। लेकिन जीआरई में 2400 नंबर आए। फिर इसी तरह हम वो अपने रिजल्ट कार्ड लेके ना अपने वाइस चांसलर साहब के पास चले गए। अच्छा, उससे पहले हो क्या रहा था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट किए जो सीनियरिटी के लोग बेस पे लोग थे, उन्हें कहा, उन्हें यूनिवर्सिटी ने खुद उनके पैसे दिए। उस वक्त टोफल और जीआरई की फीस देना भी एक बड़ा, स्टेट बैंक से फॉरेन एक्सचेंज अप्रूव करवाना पड़ता था, बड़ा बड़ा मसला था वो बहुत। मसला था। अच्छा, उनका यूनिवर्सिटी ने कराया, और जितने हमारे वो सीनियर थे किसी से वो टोफल जीआरई नहीं हुआ। उनको फिर यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद भेज दिया, इनकी जॉब टोफल जीआरई की ट्रेनिंग कराए। फिर भी काफी सारों का नहीं हुआ। फिर हम चले गए वाइस चांसलर साहब के पास, हमने कहा जी हमारा ये टोफल जीआरई हुआ है। तो वो कहने लगे आपका है तो ठीक, आपकी सीनियरिटी नहीं है, लेकिन हमने कहा जी आपके स्कॉलरशिप लैप्स हो जाएंगे। उन्हें बात समझ आ गई, उन्होंने फिर रजिस्ट्रार को बुलाया, उन्होंने कहा जी इनके फॉर्म शार्म फिल कराएं और किसी को पता न चले और इनको नॉमिनेट कर दें। बड़ा अल्लाह लोग था वीसी, उसने समझ लिया कि बोगस और हसद और कीना में यंग लोगों को नहीं जाने देंगे। उन्हें उन्हें सर वो पता चला ना जी कि ये लैप्स हो जाने। दिस इज हाउ वो हर साल ना 5 स्कॉलरशिप थे पीएचडी के, जिसमें से 2 लाहौर के थे। सॉरी, 15 स्कॉलरशिप थे हर साल, जिसमें 2 लाहौर के थे कॉलेज के। अच्छा, अभी हमारा ये इस मौके से पहले हमारा तीसरा दोस्त जो उसको रशियन स्कॉलरशिप मिला, वो तो उसने इंतजार नहीं किया, वो रशिया चला गया, हम 2 पीछे रह गए। दोनों हम फिर वाइस चांसलर के पास गए, उन्होंने खैर हमारी बात मानी और हम हमारा दोनों का फिर एडमिशन उधर हो गया और हम चले गए। लेकिन उधर डॉक्टर साहब, यू नो कि जी हाउ टफ इट इज ओवर देयर। तो उधर एक था कि जी हमने वापस आना है और एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, और लेकिन इसके साथ यूएसए भी देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों काम किए, 3.5 साल में डिग्री की। हर समर में 1 माह ट्रैवलिंग करते थे, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कोई ट्रैवलिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइमली आके इधर ज्वाइन किया। उस वक़्त जो बहुत कॉमन थी कि एवरीबॉडी अप्लाइज फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, वो आप अप्लाई करते थे, इमिग्रेशन मिल जाती थी। 2 महीने 4 महीने में मिल जाती थी। हाँ, अमेरिका अच्छा, बैठे बैठे मिल जाती थी। हमने भी अप्लाई कर दिया, हमें भी मिल गई। अच्छा, लेकिन वही था कि जी पेरेंट्स अब रिटायर हो रहे हैं तो वी हैव टू गो देयर, और उनका उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। तो वो सब कुछ छोड़ छड़ा के अच्छा, बल्कि मुझे पोस्ट डॉक मिल गई उधर एग्रीकल्चर कनाडा में। तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान ही जाना है। वो सीनियर जो था उस वक़्त, एक जो दैट प्रूव्ड वेरी वेल, और अल्लाह ताला ने वालिदैन की खिदमत का भी मौका दिया, और उनकी दुआओं से फिर इधर जब हम आए डॉक्टर साहब, इधर भी फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि उस वक़्त जो कॉलेज था, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन उस वक़्त आपको पता है यूजीसी के वक़्त पैसे नहीं होते थे। हाँ जी, कैपेसिटी इश्यूज थे, स्टूडेंट कम थे, फंड्स कम थे, रिसर्च की फंडिंग नहीं थी। मुझे इस तरह याद है कि एक दफा वो कॉलेज ने बिजली का बिल नहीं दिया तो वो बिजली काट गया कॉलेज पूरे की। 1 माह वो कॉलेज की बिजली बंद रही। और फिर उनसे नेगोशिएशन की, किस्तें की, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के अंडर ये कॉलेज था, उन्होंने कुछ पैसे दिए,
कोई दे दिला के 1 माह के बाद वो बिजली रिस्टोर करके गए। और फिर ये थैंक्स टू जनरल खालिद मकबूल, वो उनका जब वो एरा आया, तो उन दिनों हमारे एक बड़े सीनियर वेटनेरियन थे, उन्होंने लेटर टू एडिटर लिखा जिसका टाइटल था सिंकिंग शिप। उन्होंने कॉलेज के मुतालिक लिखा जी कि ये इसकी ये हिस्ट्री थी, ये इसने प्रोड्यूस किया और अब ये सिंक हो रहा है और इसको बचाने की जरूरत है। वो जनरल खालिद मकबूल ने पढ़ा और अगले दिन वो कॉलेज आ गया बगैर बताए। बड़ा ही डायनामिक आदमी था, बड़ा वाइब्रेंट और सर सैयद, पाकिस्तान का सर सैयद, पंजाब का सर सैयद भाई है। और वो जनरल साहब ने फिर काम शुरू हो गया। वो आए, उन्होंने कहा जी क्या कहाँ मैं खड़ा हूँ। अच्छा, बाई चांस मैं और प्रिंसिपल उधर खड़े हुए थे रिसेप्शन। हमने कहा जी ये हमारा एडमिन ब्लॉक है, क्लासें कहाँ हो रही हैं, क्लासों में ले गए। फिर वो उन्होंने ब्रीफिंग ली, सिलसिला शुरू हो गया, फिर कॉलेज की अपग्रेडेशन का काम हो गया। अच्छा, जब कॉलेज की अपग्रेडेशन का हुआ तो वो मेरे पास उस वक्त ऑफिसर इंचार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक पोजीशन थी कॉलेज में। जब वो सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई, उसका सारा PC1 मैंने बनाया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज का। जनरल साहब को जितनी प्रेजेंटेशन देनी होती थी, और कॉलेज में ये पोजीशन थी कि लैपटॉप वगैरह कोई नहीं था। फिर हमारा एक इंडस्ट्री का दोस्त है, उससे मैं लैपटॉप लेके आया, 2-3 महीने वो लैपटॉप अपने पास रखा है, क्योंकि प्रेजेंटेशंस उन दिनों वो काफ़ी इनिशियल दौर में थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पिरिट के साथ, एक हमारी जो टीम वर्क था, हमने वो उस वक्त जितने फ्रेश PhD करके आए थे, वी सेट टुगेदर और हमने इसको अपग्रेडेशन हुई। ये 2003 और 4 में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई थी आपकी? 2003 में ये सर 15 जून 2003 में इसका जो एक्ट है जो वो पास हुआ। और उसमें उसके बाद फिर जो वाइस चांसलर साहब आए हमारे, प्रोफेसर मंजूर साहब, तो वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे बुलाया। उन्होंने कहा ये कागज़ लें और लिखें, आप रजिस्ट्रार होंगे, वो ये होगा। मैंने कहा जी मुझे तो रजिस्ट्रार का पता ही कोई नहीं। कहते नहीं, ये आप सीख जाओगे। तो आई वाज फर्स्ट रजिस्ट्रार। पहले 6 माह वो आपको पता है कि वो सिलेक्शन बोर्ड, सिंडिकेट, और रात सारी उधर बैठे रहते थे हम। और ना कोई ट्रेंड स्टाफ था, ना कोई। और जब हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई ये छोटी पोस्टों की ऐड दे देते थे, वो सैकड़ों में वो एप्लीकेशनें आ जाती थी, उनकी डोजियर तैयार, ये वो। एनीवे वो ऑनेस्टली कि वो रात दिन पहले 5-6 माह हमने काम किया। तो उसके बाद फिर रेगुलर रजिस्ट्रार आ गए, रेगुलर लोग आ गए, तो हम वापस अपने एकेडमिक्स में चले गए। लेकिन एकेडमिक्स में भी बैठ के डेवलपमेंट का काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए। और ये हमारा पत्तोगी का रावी कैंपस है, इसकी डेवलपमेंट हुई। और अब उसके आपके बाद 3-4 कैंपस हो गए हैं? हाँ जी, उसके बाद सर हमारे जो दूसरे वाइस चांसलर 2007 में आए, प्रोफेसर नवाज साहब। तो हमारी एक फैकल्टी है जी उधर वेटनरी यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, वो बिजनेस मैनेजमेंट की फैकल्टी बन गई, बिल्डिंग बन गई, सारा कुछ था, लेकिन उसको ताला लगा हुआ। उससे पहले मैं डीन था एनिमल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। तो नवाज साहब आए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये फैकल्टी आप संभालें और इसको इनिशिएट करें। वो मुझे उधर उन्होंने डीन लगा दिया। उसमें फिर मैंने स्टाफ की हायरिंग की, एकेडमिक प्रोग्राम किए। और अब तो उसकी उधर सेंटर एक अप्लाइड पॉलिसी रिसर्च बना हुआ है, एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर लाइवस्टॉक। वो बहुत आगे जो लाइवस्टॉक सेक्टर में जितने बिजनेसेस हैं उसकी बड़ी सपोर्ट कर रहा है। तो वो फिर कुछ लोगों को बाहर भेजा है जो PhD करने के हैं, कुछ बाहर से हायर किए। नाउ दैट फैकल्टी इज डूइंग वंडरफुल जॉब।
तो वो एक इदारा उधर कायम किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया, एज ए वाइस चांसलर फर्स्ट टेन्योर था 2011 से, उसमें, और दूसरा टेन्योर मेरा लास्ट ईयर ख़त्म हुआ। तो इन 2 टेन्योर में जी इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो मैं लेके आया। फंडिंग 12-13 आप कहाँ से लाते रहे, फंडिंग कहाँ से आई इतनी? सर वो तो हालात पैराडाइम शिफ्ट हो गया, वो तो एक दुनिया ही बदल गई है वहां पे। मैं सर सेंट्रल मॉडल स्कूल का पढ़ा हूँ, साथ ही था घोड़ा अस्पताल, हम जो घोड़ा अस्पताल कहते थे। सेंट्रल मॉडल स्कूल से निकलते ये शॉर्टकट था हमारा घर आने के लिए। सर वो 13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है 8 सालों में, माशाल्लाह। 13 बिलियन। तो ये और कहाँ से इंटरनेशनल डोनेशन भी आई कोई आपके पास? सर इंटरनेशनल काफ़ी सारी डोनेशन जो प्रोजेक्ट्स आए, उसमें पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट मिली, HEC की बड़ी सपोर्ट मिली, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट दिया, USDA का एक प्रोजेक्ट दिया। तो वो जो यूनिवर्सिटी की ब्यूटी है ना जी, कि फैकल्टी बड़ी वाइब्रेंट है। और जिस साल लास्ट ईयर का मैं आपको बताता चलूँ जी, कि उनका जो डेवलपमेंट बजट है, सॉरी, नॉन डेवलपमेंट बजट कोई 1 बिलियन के करीब होता है। और उस वक्त जो रिसर्च प्रोजेक्ट उधर ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट की वैल्यू थी वो मोर देन 1 बिलियन थी। तो दैट वाज ऑल, तो 142 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे लास्ट ईयर। वो प्रोजेक्ट थे जो यूनिवर्सिटी सारी फैकल्टी ने विन किए प्रोजेक्ट। उसमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बहुत सारे थे और नेशनल प्रोजेक्ट बहुत सारे थे। और उसमें एक को जो हमने एक तो नारोवाल में कैंपस बनाया, एक लिया में कैंपस बनाया, एक जो हमारा जंग कैंपस था उसको अपग्रेड किया। फिर बत्तों हमारा में भी आप? पत्तों की में तो बिल्कुल रेवोल्यूशन आया सर। पत्तों की के हालात बड़े थे उधर। वी वर लकी कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें कोई 1200 एकड़ ज़मीन उधर दी, लेकिन उधर ना कोई चारदीवारी थी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ थे। वो सारा गेटेड फैसिलिटी है, और बहुत अच्छी उधर लैब्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लैब्स। उसमें जिनोमिक्स की, उसमें डिजीज़ डायग्नोस्टिक की, न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, मीट टेक्नोलॉजी, फाइबर एंड लेदर टेक्नोलॉजी, वो उसकी लैब्स और उसके साथ उसकी रिसर्च फैसिलिटीज़, और जो फैकल्टी की रेजिडेंसेज और स्टूडेंट्स की, इट्स टोटली रेजिडेंशियल कैंपस। उधर पे क्लिनिक्स बनाए। तो उधर सबसे अच्छा एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने जा रहा है, वो वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी एक बन रही है हॉस्पिटल में। वो तो कोई साहिवाल में नहीं आपने कुछ तबाह आजमाई की? साहिवाल तो हेडक्वार्टर है दूध का और गायों का। तो साहिवाल, साहिवाल में नहीं, हमारा सारा फोकस इधर पतोकी में रहा जी। तो इसके साथ साथ जो एक गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी थी, वो जैसे आपने शुरू में बताया, एक बहावलपुर में चोलस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज इस्टेब्लिश की। वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो तो नामुमकिन काम था, अल्लाह ने मौजज़ा करवाया आपसे। और वो वाकई नामुमकिन था। वो कि एक रेत का टीला था। वहाँ ट्रेडिशन ही नहीं तालीम की, आपने ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिए, रवायतें बना दी। तालीम के अलावा उधर जो ग्राउंड रियलिटीज बहुत टफ थी। एक रेत का टीला था जिसपे वो फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ था जब मैं उधर गया। उन्होंने कहा कब जी का? कि ये वो कुछ 5-6 साल पहले का लगा हुआ था और कोई काम नहीं हुआ था। गवर्नर तो खालिद मकबूल ने लगाया था। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लगाया था। और उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट ने कहा, वो कोई कंसल्टेंट हायर करते रहे, कोई उधर से ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। वो फिर हमारे गवर्नर साहब का जब इंसिडेंस हुआ, वो छोड़ छाड़ के चले गए। फिर उन्होंने एक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने मेरी जिम्मेदारी दी। तो वो सबसे पहले वो लैंड की डिमार्केशन बहुत सीरियस इशू था। मुझे 6 माह लगे जी कि वो लैंड की डिमार्केशन कराते।
वो साथ डीएचए था, साथ प्राइवेट लैंड थी। फिर बिजली कनेक्शन लेना दूसरा बड़ा मसला होता होगा। 11 किलोमीटर से मैं बिजली लेके आया। वो माशाल्लाह। रास्ते में जहाँ से वो बिजली आनी थी, वो किसी ने कोई स्टे ले लेता था कि मैंने खंभे नहीं गुजरने देने। फिर जाके लोगों से फिर कोई डायरेक्शन चेंज कर, फिर गवर्नर साहब से मिलना। तो आप एक प्रोफेसर के साथ साथ डेवलपमेंट इंजीनियर भी बन गए और और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटियां बनाने का जड़ी बूटी भी समझ गए, इसका जो नुस्खा कीमिया। नहीं सर, वो उधर हमने जब स्टार्ट किया तो हमने 6 उसके ब्लॉक्स बनाए कि जी 6 उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए एडवर्टाइज किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया। उधर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मिलता ही नहीं था। फिर हमने उसके 12 बनाए, फिर कोई ना आया। फिर उसके 22 बनाए। फिर छोटे हम छोटे यूनिट बनाए ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए ठेका लेने आ जाए कोई। आगे तो फिर वो स्टार्ट किया। फिर उधर पानी का इशू था। फिर मैं वो कोर कमांडर से जाके मिला, उन्होंने उनसे परमिशन ली। वो आगे दरमियान में उनकी लैंड थी, वो पानी के उधर से लेके आए। एनीवे वो नाउ माशाल्लाह एक 1000 एकड़ पे फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी है। फैकल्टी बहुत अच्छी मिली। कैन यू बिलीव कि उसमें हमने जब फैकल्टी हायर की 70% पीएचडी फैकल्टी है। माशाल्लाह। आपने लाइफ नेक नीति से बूटा लगाने का फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला ने बरकतें डालने का कोशिश ज़ाहिर एक तरीका है। कोशिश की कि जी जहाँ हमें पीएचडी मिले हम लेक्चरर ना रखें। वो लकीली हमें को 70% पीएचडी मिल गया है। और उधर अब जंगल पे मंगल है, साथ उसके डीएचए है। वो बड़ी एक जबरदस्त फैसिलिटी बन गई है उस इलाके के लिए। और वो सारा इलाका लाइफ स्टॉक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। और उसमें बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव यही था कि इसमें ये सारा फैसिलिटेट करे। अभी वो डिजीज फ्री जोन का एक प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने चाइना के साथ मिलकर किया है, वो सारा चोलिस्तान का एरिया इसमें शामिल है। तो उस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा उसके लिए उस एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का, और वो काम कर रहे हैं उसमें। वो एरिया है जहाँ से सारा मीट प्रोड्यूस होके कराची भी जाता है, कोयटा भी जाता है, और ईरान भी जाता है। अच्छा उधर डॉक्टर साहब एक बात बताएंगे प्लीज, कता कलामी माफ के, आप भी मिडिल क्लास के हैं और लो मिडिल क्लास का एक अलमिया पाकिस्तान में और है, वो है गजाई किल्लत, माल न्यूट्रिशन। अब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को? कोई एक्सेलरेटेड, वो तेज गाम चल सकती है मोटर की? हम लो कैलोरी का शिकार, जो गजाई किल्लत का शिकार बच्चे हमारे देहातों में और गरीब इलाकों में, उनको कैसे हम दें अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू? ये डॉक्टर साहब आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी हमारी जो 45% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, 60% जो है वो अंडर फेड है, न्यूट्रिशन के सीरियस चैलेंजेस हैं। तो ये क्यों हुआ? ऐसे हमें ये देखना होगा वो हुआ क्यों कि जी ये इस सारे सिनेरियो में जो लाइफस्टाइल सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि घरों में एक कल्चर होता था कि जो मेरे घर में अगर भैंस रखी है ना या गाय रखी है, तो मैंने मक्खन तैयार करना है हमारे फैमिली ने। और जो लस्सी है जिसके कारण जानवर नहीं है, वो बच्चे आके खड़े होते थे लस्सी लेने के लिए। वो लस्सी वाज सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो कल्चर खत्म हो गया। वो लाइफस्टॉक को जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, और उसमें वो दूध पीने का कल्चर भी खत्म हो गया, लस्सी पीने का कल्चर भी खत्म हो गया, मक्खन का कल्चर खत्म हो गया। ये जो हमारी खुराक हमारी ग्रैंड माँ हमें देती थी, वो कल्चर खत्म हो गया। हम आ गए सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, टी वाइटनर्स के ऊपर। और मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वेटनरी यूनिवर्सिटी में ये फ्लेवर्ड मिल्क शुरू कराया और सॉफ्ट ड्रिंक पे पाबंदी लगाई।
और 2 साल वो करने के बाद फिर हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि जी जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं पंजाब में, वो फिर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर 100% अच्छा, वो पाबंदी इनिशिएटिव आपका था, हमारी यूनिवर्सिटी में पाबंदी लग गई थी, मुझे याद है। हाँ जी, सारे पंजाब में लगवाई। बड़ा मकसद अच्छा, ये ये बड़ा आपने जहादी काम किया था। डॉक्टर साहब ये हमने जब काम किया ना, तो आप यकीन करें हमारा यूनिवर्सिटी का फार्म था और उसमें से हम प्योर मिल्क फ्लेवर्ड करके ला के बच्चों को देते थे। तो बच्चे कहते थे जी हम कोई, स्टूडेंट कहते हैं हम तो बच्चे हैं जी दूध पिए, हमें तो पेप्सी चाहिए, कोक चाहिए, जो हम सारा दिन बोतल लेके कंप्यूटर बैठते हैं, ये दूध खराब हो जाता है, ये हो जाता है। हमने क्लासेस में जाकर, अच्छा फिर हमने क्या किया कि एक सर्वे कराया है कि बच्चियों की बोन मिनरल डेंसिटी के टेस्ट करवाए। तो डेट वाज अलार्मिंग। वो पता ये चला है जी कि कोई 24% ऐसी बच्ची हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया के शिकार हैं। फिर जाके उनको उनके रिजल्ट दिए, फिर उन्हें कहा जी कि आप दूध पिया करें, ये ब्लेसिंग है आपके पास कि आपको खालिस दूध ये मिल रहा है। और यही हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है। और अच्छा इसमें जो आप जो मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, इसमें बेसिक चीज है कि जी हमारी जो खुराक है इसमें एटलीस्ट 30% हमारा जो एनिमल प्रोटीन सोर्स होना चाहिए मिनिमम, जिसमें गोश्त है, दूध है, अंडे हैं। अच्छा अब हम इस चक्कर में पड़े होते हैं जी कि ये देसी अंडा खाना है कि विलायती अंडा खाना है, हम किसी और तरफ चल पड़े हैं। भाई अंडा तो एक ऐसी चीज है कि जिसमें से लाइफ जनरेट होती है, उसमें कोई न्यूट्रिशन का फर्क नहीं है। अंडा का जिसका साइज बड़ा है उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, जिसका साइज छोटा है उसमें न्यूट्रिएंट कम है। अंडा खाएं, जो भी मिलता है वो खाएं। अंडा सिमिलर अंडा होता है, देसी हो या विलायती हो, चाहे डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। वो जो उसमें लतीफा मशहूर था। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा गुड, ये सिमिलर अच्छा आपने एजुकेट किया हमें। अच्छा सिमिलरली डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली ये पीछे 4-5 दिनों में भी आपने देखा जी वो मुर्गी में कोरोना है और ये है और वो है। अब वो देसी मुर्गी खाएं जी के विलायती मुर्गी खाएं? फॉर गॉड सेक, ये देसी मुर्गी से ही विलायती मुर्गी बनी है। ये वही, ये कोई अलग मुर्गी नहीं है। ये सिलेक्शन 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 कर करके जो फास्ट ग्रोइंग बर्ड्स थे जिसकी फीड कन्वर्शन बेहतर थी, और वो वही बर्ड है जो दुनिया में 5-6 पोल्ट्री की जेनेटिक्स कंपनी है। वो 5-6 जेनेटिक्स कंपनीज का ही ब्रॉयलर सारे दुनिया में जाता है। वो वैसे उसकी डॉक्टर साहब, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ। ये मिसकंसेप्शन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा है। बहुत आप ज्यादा इस मिथ को तोड़ें कि जी ये कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर की रीजन यही है। है। ये इस पे कुछ बिल्कुल हमारा ना राय देना जरा। ये ऐसे ही है कि जैसे कुछ दिन पहले लोगों ने कह दिया जी कि मुर्गी में भी कोरोना वायरस है। भाई वो कोरोना का, ये जो कोविड-19 है ये तो मैमल्स में है और दुनिया में कहीं किसी बर्ड में ये नहीं हुआ। उधर वाइल्ड लाइफ में हुआ है, बैट्स में हुआ है, उधर टाइगर्स में हुआ है, लेकिन कहीं भी बर्ड्स में नहीं हुआ क्योंकि ये मैमल्स का वायरस है। तो इसी तरह ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होती हैं जो देखें। अच्छा फिर ये मेरा जो अपना सब्जेक्ट है वो फीड का है, न्यूट्रिशन का है, जो जानवरों की खुराक है या मुर्गी की खुराक है। और फिर ये कहते हैं जी कि मुर्गी को आप स्टीरॉयड देते हैं, आप उसको हार्मोन्स देते हैं इसलिए इतनी जल्दी ग्रो करती है। ऐसी बिल्कुल नहीं बात है। वही गुड। फीड अगर आप देसी मुर्गी को देंगे ना जी, अगर आप समझते हैं ना उसमें स्टीरॉयड हार्मोन है, तो देसी मुर्गी को भी तो ग्रो करना चाहिए, वो हाँ ग्रो नहीं जी, कर। ये जो ग्रोथ है मुर्गी में वो उसकी जेनेटिक्स की वजह से, और जेनेटिक्स क्या जेनेटिक है? उसकी इंजीनियरिंग ऐसी डिफाइन हुई है। इंजीनियरिंग नहीं है, थ्रू सिलेक्शन है। अच्छा, सिलेक्शन है। देयर इज नो जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये थ्रू ठीक। सिलेक्शन 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 ओवर द, ये को 100 ईयर से ये कमर्शियल पोल्ट्री चल रही है। इसी तरह ये अंडे देने वाली मुर्गियों में भी और इन मुर्गियों में भी जो बेहतर अंडे देती है उनको क्रॉस करते हैं, जो बेहतर ग्रोथ होता है उनको क्रॉस कर करके
ये यहाँ तक लेके आए। और इसमें आप केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, ब्रॉयलर के मीट में और देसी मुर्गी के मीट में न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कोई फर्क नहीं। जो फर्क है वो उसकी टेंडरनेस की वजह से हो सकता है, जी उसकी ठीक है। उसका, क्योंकि वो ग्रोथ उसकी ज्यादा लंबा, उसका फाइबर जो है उसका डिफरेंट होगा, इसका जरा सॉफ्ट होता है। बाकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कोई इसमें कोई फर्क फर्क नहीं है। आपने अच्छा किया, हम जैसे लोगों को भी क्लियर कर दिया। अब आप 8 साल रहे हैं वाइस चांसलर यूएस के, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज के। अब आप आ गए हैं एजुकेशन में। ज़ाहिर है वो भी एजुकेशन थी, लेकिन वो टेक्निकल स्पेसिफिक एजुकेशन थी जानवरों के कॉन्टेक्स्ट में। अब एकेडमिक्स, ये प्योर एकेडमिक्स है। आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से? और मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपके लीडरशिप को, आई सैल्यूट योर कमिटमेंट कि आपने तो बड़े इदारे बनाए हैं। अमेरिका में आपने यूनिवर्सिटियां खोलने की ट्रेनिंग नहीं ली थी, यहाँ सिर पे पड़ी है तो आपने किया ये। अब आपका ये तजर्बा कैसा है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एज ए वाइस चांसलर? है। इसमें मैं एक चीज अर्ज करूं जी कि इसके आने से पहले हमने एक वेटनरी में भी एक वेटनरी एकेडमी बनाई कि और उसमें हमने अपने कुछ 13 टीचर्स को रॉयल वेटनरी कॉलेज से वेटनरी एजुकेशन में उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कराई कि वेटनरियन को पढ़ाना कैसे है। हाँ जी, वो भी एक रॉकेट साइंस बन गई है। दे वर ऑल PhDs, लेकिन दे वर नॉट, मतलब उनके टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं थी। इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है जी, इसमें इनका जो बेसिक है कि वो वी हैव टू प्रोड्यूस फ्यूचर टीचर्स। वो साइंस में भी, वो आर्ट्स में भी, वो एजुकेशन में भी, ये सारे हमें टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो उसमें जब मैंने उधर वेटनरी एकेडमी बनाई तो उसमें मेरी काफ़ी लर्निंग हुई कि ये जो टीचिंग है ये ऑल टुगेदर एक अलग एक सब्जेक्ट है। तो PhD कर लेना, MPhil कर लेना वो अलग चीज़ वो है, तो रिसर्च की डिग्री है ना, टीचिंग की तो नहीं ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन उस साइंस में भी जो अगर आपने टीचिंग करनी है तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल सही बात। इधर आके भी हमने जो सबसे पहला काम किया, एक गवर्नमेंट को एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग की एक प्रोजेक्ट दिया कि जी जिसमें टीचर्स की जो ऑन जॉब टीचर्स हैं या प्री जॉब उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि वो टीचिंग में आने से पहले उनको, अच्छा अब आप जैसे ये ऑनलाइन टीचिंग हुई है, अब तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई टीचर्स ट्रेनिंग की। तो उसमें अब टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा आ गया है। इसमें काफ़ी सारी जो यूज़ टू ही नहीं थे हमारे टीचर। तो एक तो हमने उधर ये एक गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट दिया है एकेडमी का, और इसके साथ-साथ जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, इस लार्ज साइज यूनिवर्सिटी, 9 इसके कैंपसेस हैं, बेशुमार एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। फिर कोई 2 डिस्ट्रिक्ट में कोई 80-90 के करीब प्राइमरी स्कूल हैं जो अडॉप्ट किए हुए हैं यूनिवर्सिटी ने। वो वो भी इसके साथ है। 50 के करीब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। 26,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें, लेकिन द गुड थिंग इज फैकल्टी इज वेरी गुड। फैकल्टी काफ़ी मोटिवेटेड है। ये जो हमें स्विच ओवर करना पड़ा ऑनलाइन के ऊपर, तो इट टुक अस 1 मंथ फॉर ट्रेनिंग, फॉर कैपेसिटी एनहांसमेंट। टेस्टिंग, और सारे कर करा के और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल वो जो बल्कि ऑनलाइन आप हैरान होंगे, यूईटी जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है वहां पे शुरू नहीं है और आपने 3 महीने पहले कर दिया। ये नज़र कमाल किया आपने ये भी। नज़र आ रहा था कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि सितंबर में भी हम अभी देख रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ये सिलसिला बढ़ता है तो एक सेमेस्टर और लग जाएगा हमें। तो जो हमने कैसे शुरू कर दिया, दैट वाज ऑल सपोर्ट ऑफ द फैकल्टी। आवर्स एंड आवर्स, जितना रमजान शरीफ है मुझे याद है कि सुबह से हम बैठते थे, नमाज के लिए उठते थे, फिर बैठ जाते थे। बहुत तो, कमिटेड सोल्जर्स है आपके पास, बहुत कमिटेड सोल्जर्स है। तो वो अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में जो एचईसी है, एक पंजाब में एचईसी, लाहौर में है माशाल्लाह, एक एचईडी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट,
क्या तीनों की इंस्ट्रक्शंस में आप सैंडविच तो नहीं बन जाते, और कौन सीनियर है कौन जूनियर है, और कौन आपकी किश्ती का ना खुदा है, बेड़ा कौन पार कराता है, पैसों के हवाले से, कानून के हवाले से, रेगुलेशन के हवाले से, आप किसी मखमसे का शिकार तो नहीं होते? ये और क्या कोई तो नहीं से लड़ाई वाला इनमें? डॉक्टर साहब ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया है। मैं खुद एकेडमिशियन हूँ, मैं खुद मखमसे का शिकार होता हूँ। नहीं ये देखें जो फेडरल एचईसी है उसका एक अपना रोल है, तो जो मैक्रो प्रिवेंशन पिक्चर दे रहे हैं वो। वो एक नेशनल लेवल पे वो होनी चाहिए, जी, करिकुलम नेशनल लेवल पे होनी चाहिए एक और वो नेशनल मिच्योर हो गया बड़ा। मैच्योर भी हो गया, और नेशनल लेवल पे वी हैव टू सिट टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर, एक दूसरे से वो इंटरेक्शन और सारी चीज़ों की रिसर्च में, दूसरी चीज़ों में उसकी इम्पोर्टेंस तो है। प्रोविंशियल लेवल पे जो पीएचईसी है वो अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब में पीएचईसी बनी वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकी। अभी ये दिस इज द फर्स्ट टाइम के अभी उनकी रिक्रूटमेंट्स हुई है, स्टाफ उन्होंने रखा है, तो होना ये चाहिए कि जो पीएचईसी है पंजाब की वो डील करे यूनिवर्सिटीज के साथ। जी, और जो और और जो 18th अमेंडमेंट की स्पिरिट भी यही है। वो 18th देखो अमेंडमेंट स्पिरिट भी यही है। वो हमारी यूनिवर्सिटीज को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारे मामलात को फैसिलिटेट करें, और जो एचईडी है वो कॉलेजेस को टेकअप करे। वो कॉलेजेस का इतना बड़ा सेक्टर है, 700 आपके नॉलेज में है कॉलेजेस हैं, उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर एचईडी सिर्फ कॉलेजेस को ही टेक केयर कर ले तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पिछले इंटरव्यू में डॉक्टर निजाम ने मुझे बताया था कि पंजाब एचईसी का एक्ट ऑटोनमस देता है स्टेटस उसको, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का शौक है जफा मार के कब्जा कर लो। शायद उसी शौक में उन्होंने इसको भी शायद चौधरी फजल लाई बना दिया, इसको सेरेमोनियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, जो चेयरमैन पीएचईसी है उसकी अपनी एंटिटी है, और उसकी असल में अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, उनका इंडिपेंडेंट ऑफिस, उनका इंडिपेंडेंट स्टाफ, स्टाफ, फंडिंग। फंडिंग, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी उनकी उनकी जो जो वो उनका मैंडेट है, जो उन्होंने काम करने हैं वो नहीं हो सकते, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अभी भी वो रेंटेड स्पेस पे बैठे हैं, कुछ उन्होंने हमारे से ऑफिसेज लिए हुए हैं रेंट पे, कोई वो इस तरह नहीं। वी हैव टू इन्वेस्ट, क्योंकि जी ये नॉलेज बेस आपको पता है, आगे इकोनॉमी है, और हायर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस पे जब तक क्वालिटी और इसकी इसमें हम सीरियसनेस नहीं लेके आएंगे, उसका वो बेनिफिट्स नहीं आएंगे। इसको इट शुड बी प्रोविंशियल एचईसी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, जो ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को भी वो रेगुलेट करे, बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वैसे तो मैं मस्ट एडमिट कि आपकी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा रोल मॉडल क्लियर किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, लेकिन इसका स्कोप बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में, खासतौर पे डिजिटल एजुकेशन के एरा में, वर्चुअल एजुकेशन के एरा में। देखें ये हमारी जो नीड्स है ना वो बहुत ज्यादा है, वो अकेला प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, अकेला पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता। अब 26 करोड़ की आबादी में 500 यूनिवर्सिटियां कम से कम चाहिए, 500। तो डॉक्टर साहब हम डिप्राइव कर रहे हैं अपने यूथ को, अभी हम 10% को हायर एजुकेशन में लेके जा रहे हैं, तो जरूरत है कि ये जो स्ट्रेंथ है, जो कोलैबोरेशन है, जो लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो उसका एकेडमिक एक्सीलेंस या वो एजुकेशन को प्रमोट करना, ना कि बिजनेसेस को प्रमोट करना। बिल्कुल सही बात है, यानी जहाँ मतलब इंटेलेक्चुअल का एलिमेंट कंप्रोमाइज ना हो। जहाँ वो बिजनेसेस को हम इसको एजुकेशन को बिजनेस बना लेते हैं ना, और वो दौड़ लग जाती है, तो फिर वो मसाइल उसमें बढ़ जाते हैं। मसाइल बढ़ जाते हैं, खराबियां आती हैं।
बाकी आजकल तो देखें ना जी, वर्ड ओवर प्रोग्रेस का जो बज़ वर्ड है वो कोलैबोरेशन। विदाउट हाँ जी, कोलैबोरेशन मेरी कोई स्ट्रेंथ है वो आई वुड लाइक कि आप यूज करें, आपकी कोई स्ट्रेंथ है मैं यूज करूं, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इसमें कोई we both are working for the our कंट्री, आवर प्रोविंस, आवर हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम काम करते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा है कि जब एचईसी बना था 2001 या 2 के आसपास, मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त, तो एक बड़ी अच्छी कमेटी बनी, रिफॉर्म्स हुई, और ज़िया मुशर्रफ दौर का जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन मेरे नज़दीक है वो है एचईसी का क़याम। और इंडियन जर्नलिस्ट ने यहाँ तक कहा था कि हमें पाकिस्तान की एचईसी से खतरा है, क्योंकि कौम को उठा रहा है। अब माशाल्लाह उसके क़याम को 18-19 साल हो गए हैं। आइडियली हर 5 साल बाद रिविजिट होना चाहिए था, रिव्यू होता, रिफॉर्म्स होती, फाइन ट्यूनिंग होती, कोई ओवरऑलिंग होती। अब तो ओवरऑलिंग ड्यू है ना इंजन की उसकी। अब आपके नजदीक को सेकंड वेव ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है किसी में, कि इस तरह चलता रही 1860 साल के 60 के इंजन पे? डॉक्टर साहब इस सेक्टर में बहुत गवर्नमेंट ने पिछले जो साल हैं इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसको इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना, देखना, उसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या लेके आनी चाहिए, और उसमें अगर जैसे हमारे करंट इकोनॉमिक कंडीशंस आ रही हैं तो इसको इकोनोमाइज कैसे करना है जिससे बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकें। रिव्यू 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 वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो वो स्टेटस को वाली पोजीशन पे अगर हम रहेंगे तो इसमें तो सारा एक इतने माशाल्लाह अच्छे माइंड्स इधर अवेलेबल हैं, और उनको ये रिव्यू करने की बिल्कुल ज़रूरत है, और उसमें इनोवेशन लेके कभी आने कभी आपने सोचा कि आपकी कंसल्टेटिव एक वॉच डॉग बन जाए, जो एचईसी को इनपुट दे, इंटेलेक्चुअल इनपुट दे? वॉच डॉग तो चलो नहीं है, एक एक रिकमेंडिंग बॉडी, कोई कोई सिफारशी कमेटी, क्योंकि एजुकेशन की वाहिद यूनिवर्सिटी आप हैं सब पाकिस्तान में जो फॉरवर्ड लुकिंग है बहुत ज्यादा, और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और मजीद करेगी। तो क्या आप एचईसी की एडवाइजरी के रोल पे नहीं आ सकते? आपके इतने पीएचडी करा रहे हैं, एचईसी का रिव्यू कर लें परफॉर्मेंस का, 5-5 साल करके 4 पीसेस में, और पीएचडी करा दें उस पे, ये और आपकी थीसिस। बात मैंने आई फुली एग्री विद यू कि जी ये रिव्यूज करने बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी, देयर आर अदर कॉम्पिटेंट पीपल आल्सो इन द कंट्री कि जो इस सारे को, इस जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन का, इसके इसको रिव्यू करने में, इसका इंस्टीट्यूशनल जो इवैल्यूएशन है या इसकी करने की हमेशा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैंने 5 साल वॉशिंगटन बेल्ट में पढ़ाया, वर्जीनिया वॉशिंगटन में, और क्या मुजाल के कभी सरकार ने पूछा हो कि उस यूनिवर्सिटी में आपने क्या सीखा जो पाकिस्तान में हो सकता है? को लगता है हुँ, कुछ बाबू हैं जिन्होंने शुरू में तो बहुत हाईटेक लोग थे, उन्होंने बना दिया डॉक्टर तौरमन। अब लगता है बाबुओं का एक सिलसिला है, देसी खाता है, और वो नकल करके वो दे जा रहे हैं, अमेरिका की वेबसाइट से नकल किया और बना दिया पॉलिसी। कोई हुँ। क्वालिटेटिव रिसर्च, कोई कंसल्टेटिव डायलॉग हुआ है कभी स्टेक होल्डर्स के साथ? मैं भी स्टेक होल्डर हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं भी प्रोफेसर हूँ, मुझे हुँ, सरकार ने आज तक कंसल्ट नहीं किया एज ए स्टेक होल्डर। तो हुँ। इस पे आपके नजदीक कंसल्टेटिव डायलॉग भी जरूरी है, क्या आप ऑल इससे एग्री करते हैं? ऑलवेज़ नीड, और इसका ऑलवेज़। स्टार्ट, इसका नुक्ता आगाज आपके दस्ते मुबारक से अपनी यूनिवर्सिटी में तो सर करे ना, उसकी सिफारिशा सरकार को भेज दें। ठीक है वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जो फैज अहमद फैज ने कहा कुछ और तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे, कुछ और तो उठेगा इनसे। नहीं, नहीं, हमारे पास एक बड़ा अच्छा हमारा फोरम है जी, जो हमारी पीएचईसी है, और उसकी लीडरशिप भी बहुत वाइब्रेंट है। वी कैन वर्क थ्रू विद पीएचईसी। हम उनके साथ बैठ के इस किस्म की सिफारिशात बिल्कुल बना सकते हैं, एंड इट्स अ गुड आइडिया। तो अच्छा जितने डॉक्टर साहब, एक जाती सवाल है आपसे, आप में जो इतना वाइब्रेशन, डायनेमिज्म, स्पार्क और ये बखरी टाइप की सोच कहाँ से आई है? आपका तो खमीर एक देसी मिट्टी से उठा है, जहाँ पे स्टेटस को इज नोन एंड कंफर्टेबल। आप में ये चमक और दमक, और ये कहाँ से आया शरारा जो बाद में शोला बन गया? कब आग लगा रहा है? ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये जो जितना मोटिवेशन या जो जिसको मैंने
इंस्पायर किया वो एक मेरे फादर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और एक मेरे आमीन। जो एमफिल के टीचर जिससे मैंने शुरू जॉब भी की, वो माशाल्लाह याद है, अभी अभी भी हम उनसे सीखते हैं। तो ये ऐसी दो हस्तियां लाइफ में आई कि जिन्होंने हमेशा बड़े फॉरवर्ड लुकिंग, बड़े प्रोग्रेसिव, और चैन से ना बैठते थे और ना मुस्रिब और बेचैन रूहें, मुस्रिब और बेचैन रूहें कहते हैं इनको। और तो इनकी बेकली का लॉजिकल आउटकम है तरक्की, इनकी बेचैनी का लॉजिकल आउटकम है खुशहाली और कामरानी। इन दोनों हस्तियों ने अपनी लाइफ में बेशुमार अपना नाम किया, कंट्रीब्यूट किया, कंट्री के लिए काम किया, और वही लेगेसी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी आगे लेके जाएं, और आगे अपने स्टूडेंट्स को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें एक कलीदी रोल जो है जिसका फुकदान विजिबली कंस्पिक्यूअस है सोसाइटी में, वो है लीडरशिप ट्रेनिंग। जॉब ऑफ द टीचर इज टू क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स और मैनेजर्स। लीडरशिप ट्रेनिंग पे क्या कभी आप सोचेंगे कोई इंस्टीट्यूट बनाने का, लीडरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? पेरिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बना हुआ है, बड़ा अच्छा। ये सर हमने इसको जो गौर रखिएगा। ये जो एकेडमी का प्रोजेक्ट है ना, एकेडमी में ये सारी ट्रेनिंग्स हम लीडरशिप की, बाकी सेल्फ पेडागॉजी, डेवलपमेंट की, पर्सनल मैनेजमेंट की, सारी ट्रेनिंग कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग, बिल्कुल उसके ये जो अंदर ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स को भी लगता है आने वाले दिनों में आपके दौर में मजीद प्रमोशन मिलेगी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इन सारी चीजों की, और इस पे हम सर्टेनली हमारा फोकस है। डॉक्टर साहब, हमने 50 मिनट का जो इंटरव्यू रखना था, 2-4 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन आपकी बातें इतनी मजेदार थी, इतनी मोटिवेटिंग थी, और आप एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी के तौर पे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। हम चाहते हैं कि कई हजार तलत पाशा मजीद पैदा हो अगले 10-20 सालों में, ताकि मजीद यूनिवर्सिटियां बने, रात 2-2 बजे तक बैठने वाले मजीद लोग तैयार हों, 9 से 5 बजे तक बैठ के छुट्टी कर जाना एंड डोंट डिस्टर्ब मी वाला मोड वो खत्म हो जाए, और ये चमक दमक, ये डायनेमिज्म, ये स्पार्क और ये बेकली और इस्तराब जो है, ये प्री रेक्विजिट है तरक्की का। जो आपकी तरक्की भी हुई, आपकी वजह से यूनिवर्सिटियां भी तरक्की कर रही हैं, और आपके दम के दम से आपके सबऑर्डिनेट भी सीख रहे हैं, आप लीडरशिप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एक रोल मॉडल के तौर पे। तो नौजवानों के लिए आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? मेहनत तो हर कोई करता है। देखें जी, मैंने तो जो लाइफ में सीखा है ना जी, कि वो हार्ड वर्क का कोई नेमल बदल नहीं। ये तो ठीक है, उसके बाद दूसरा एथिक्स का भी कोई नेमल बदल नहीं, गुड एथिकल प्रैक्टिसेस, जो ऑनेस्टी है, एथिक्स है, इंटेग्रिटी है, हाँ जी, फेयरनेस है। ये चीजें नापीद होती जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इनकी जिसमें ये जिन्होंने ये चीजें अपना ली, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। और हाँ जी, ये लोग पीछे पीछे भागते हैं उसके। और ये कोई मतलब शुड नॉट वी शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, और थोड़ा अपनी डेडिकेशन से, ऑनेस्टी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ अगर हम काम करेंगे, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। मैं आपको इख्तिताम पे एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। सरदार रंजीत सिंह पंजाब का बहुत बड़ा हुक्मरान था, और मैंने कई फोरम पे ये बात की है। जब वो मर रहा था, बिस्तरे मर्ग पे था, उसने अपने फ्रेंच एडवाइजर से पूछा कि मुझे एक चीज बताएं कि सिख कौम उसकी वजह से 100 साल में तरक्की कर जाए। उसके फ्रेंच एडवाइजर ने कहा आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो सिर्फ आप फीमेल एजुकेशन 100% मैंडेटरी कर दें 4 साल में। उसने आखिरी 4-5 साल में 100% लड़कियों को, यंग लड़कियों को पढ़ा दिया, तालीम आम कर दी। उस जमाने में फारसी थी गालिबन। और आज देखें कि सिखों की चौथी पांचवी जनरेशन पूरी दुनिया पे रूल कर रही है, और सिख बड़े फख्र से कहते हैं कि दुनिया में कोई सिख भिखारी नहीं है, पैसे नहीं मांगता। और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गालिबन, बड़े बड़े मिनिस्टर भी सिख है इस वक्त। तो हमारे नजदीक, आपके नजदीक इस वक्त इमरान खान साहब ने जो एजुकेशन इमरजेंसी का वादा किया हुआ है कौम से, आपके नजदीक हम स्टार्ट से फीमेल एजुकेशन से करें सरदार रंजीत सिंह मॉडल पे, ताकि कहीं से तो अगली जनरेशन को हमें उम्मीद नजर आए तालीम के हवाले से। डू यू एग्री? श्योर सर, श्योर, देयर इज नो डाउट। एजुकेशन इमरजेंसी में कोई आपका और पैगाम आप देना चाहते हैं? क्विकली, 1 मिनट रह गया हमारे पास। एजुकेशन इमरजेंसी में ये है जी कि वो there's no other way। एजुकेशन है जिसकी वजह से रेवोल्यूशन लाइफ में आता है, ये एजुकेशन है जिसकी वजह से हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी और मेरी जिंदगी में भी एजुकेशन की वजह से अल्लाह ताला ने हमें
तरक्की दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठा, सोच में बलीदगी आई, रूह में आसूदगी आई तालीम की वजह से, और रिजर्व खुला हो, और हमने राइट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस देने के लिए मान गए कि हम दूसरे को भी जिंदा देने का हक हम देंगे। तालीम देती है ये शऊर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, अल्लाह आपको मजीद 4 साल मौका दे, इसके बाद भी कौम को उठाने के लिए, खुशहाली की तरक्की पे गामजन करने के लिए। आप सब देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान के सेल्फ मेड आइडियल नौजवान की कहानी हमने देखी, जो डेरा गाजी खां के उन स्कूलों में भी पढ़े हैं जहाँ एक साल बायोलॉजी का टीचर ही नहीं होता था, और उन्होंने फिर भी अच्छे नंबर लेके पीएचडी की और अपने रेलेवेंट फील्ड में एक्सेल किया। सिर्फ पीएचडी करना मेरा राज नहीं है, कौम के लिए लीडरशिप डेवलप करके, कौम के लिए नए नए जो हैं आपके सूते, इल्म की प्यास को बुझाने के लिए सूते जो हैं यूनिवर्सिटियों के सिलसिले में, तीसरी यूनिवर्सिटी को ये लीड कर रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटियां इन्होंने रेज की हैं या उनको नई शेप की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। तन्नत पाशा साहब डॉक्टर जो है वर्जीनिया टेक के ग्रेजुएट है 80s के, और मुझे खुशी है और मुझे फख्र है कि मैं कंटेम्प्रेरी था इनका अमेरिका में उस जमाने में, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनकी वजह से मजीद एक बखरी टाइप की सोच, बखरी टाइप की अप्रोच और एक पॉजिटिव डिलीवरी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में हम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक शेर के इख्तिताम करता हूँ अल्लामा इकबाल के, कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सनम कदों में गैर रवायती गुफ्तगू करने का एजाज डॉक्टर तन्नत को हासिल था। हम इनके फॉलोअर हैं, सर बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। आई एम ऑनर्ड विद योर टाइम सर।